हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इज व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रोलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ क्यों कर दिया था, इसका रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन इज देयर वर स्ट्राइक्स क्लैशेस विद पुलिस। लोगों का पुलिस के साथ झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग पे भी अटैक कर रहे थे। इसका मतलब जो वायलेंस है वो इंक्रीज हो चुका था। जब भी वायलेंस बढ़ जाता था तब गांधी जी अपने मूवमेंट को खत्म कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन seeking to humiliate and terrorize people। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ब्रूटल जो पॉलिसीज अपनाई। इसका मतलब लोगों को जरूरत से ज्यादा उन्होंने परेशान किया। नाउ नेक्स्ट, सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज। सत्याग्रहियों की जो नाक है वो ग्राउंड पे रगड़ी गई। इसके अलावा क्रोल ऑन द स्ट्रीट, गली गली उन्हें घसीटा गया। डू सलाम या सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, और उनको फोर्स किया गया कि जो उनके जो सीनियर है, साहिब है, उनको सैल्यूट किया जाए। एंड पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेज अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब, और कई जगह लोगों को कोड़े से पीटा गया और गांवों में बम गिराया गया। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, जब वायलेंस बढ़ गया महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया। आगे हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या था, पहले देखते हैं कि गांधी जी ने इनको सपोर्ट क्यों किया। फर्स्ट पॉइंट इज एज द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट इट वॉज स्टिल लिमिटेड। रोलेट सत्याग्रह लिमिटेड था टू सिटीज एंड टाउन्स। फर्स्ट रीजन इज, सेकेंड रीजन, he felt the need to launch a more broad based movement in India। गांधी जी चाहते थे बड़े लेवल पर मूवमेंट स्टार्ट करना। उस वजह से गांधी जी को जरूरत थी कि सभी लोग यूनाइटेड होकर लड़े। नेक्स्ट पॉइंट, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। गांधी जी को लगता था जब तक हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर अगर कोई मूवमेंट नहीं करते तब तक हम लोग कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता था, हिंदू और मुस्लिम तभी साथ आ सकते थे जब खिलाफत इशू या फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, हाउ डिड गांधी जी मर्ज द खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, जिस वजह से ये रूमर था कि हार्स पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। जिस वजह से लोगों को ये रूमर फैल चुका था, ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो ऑटोमन एम्परर है उसके ऊपर हार्स पीस ट्रीटी लगाई जा सकती है। ऑटोमन एम्परर बेसिकली हुआ करता था स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिसे खलीफा कहा जाता था। नेक्स्ट, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1990। इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई गई कहाँ पे, बॉम्बे में इन मार्च 1990s, ताकि ये जो खलीफा का इशू है इसको इजीली शॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट, ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, आपको याद रखना है मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये अली ब्रदर्स ने इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई और ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंड दे बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, और उन्होंने महात्मा गांधी जी से बातचीत की और वो चाहते थे एक यूनाइटेड मास एक्शन लिया जाए अगेंस्ट ब्रिटिशर। नेक्स्ट, गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट दैट इज एनसीएम।
गांधी जी को लगा ये सबसे बेस्ट मौका है जिससे मुस्लिम को भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। सो एट द कलकत्ता सेशन, आपको याद रखना है, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। जिस वजह से कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के जो 1920 में हुआ था, और आपको मंथ भी याद रखना है सितंबर 1920, बिकॉज 1920 में 2 सेशन हुए थे। फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो था सितंबर में, और जो नेक्स्ट सेशन जो एज यूजुअल होता था दिसंबर में। सो जो सितंबर वाला जो सेशन था वो हुआ था कलकत्ता में, और जो दूसरा सेशन था दिसंबर वाला वो हुआ था नागपुर में। सो ये दोनों आपको याद रखना है। ये 1922 सेशन, फर्स्ट सितंबर सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, सेकंड दिसंबर सेशन जो नागपुर में हुआ था। इसमें गांधी जी ने जो कांग्रेस के लीडर है उनको कन्विंस कर लिया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो खिलाफत जो मूवमेंट है इसके साथ में चलाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन ही गांधी जी ने क्यों सेलेक्ट किया, कहाँ से उनको ये आइडिया आया। सो इन हिज फेमस बुक, आपको याद रखना है बुक का नाम हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो तभी स्टैब्लिश हो चुका है या फिर हो पाया है बिकॉज इंडियन उनको कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी कोऑपरेशन की वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। सो इफ इंडियन रेफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम लोग उनको रेफ्यूज कर देंगे, अगर सभी इंडियन उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, और ये ब्रिटिश रूल इंडिया में जल्दी ही खत्म हो जाएगा विद इन ए ईयर, 1 साल के अंतर्गत ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स कर सकता है, एंड स्वराज वुड कम, और इंडिया में स्वराज यानी कि जो हमारा राज आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम ए मूवमेंट। सो ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया हिंद स्वराज से गांधी जी को मिला था, तो ये कैसे एक मूवमेंट बन गया, इसको आपको बताना है। गांधी जी प्रोपोज द मूवमेंट शुड एनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने कहा ये जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में चलेगा। सबसे पहले सरेंडर किया जाएगा जो भी टाइटल्स है उनको। सो इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उसके बाद बाइकआउट किया जाएगा। सो बाइकआउट किस चीज का किया जाएगा, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सभी का बाइकआउट किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है तब फुल सीडीएम लॉन्च कर दिया जाएगा। सो ये 3 स्टेप आपको याद रखना। सबसे पहले टाइटल को सरेंडर किया जाएगा, उसके बाद बाइकआउट किया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है तब फुल सीडीएम लॉन्च कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर मैनी विद इन द कांग्रेस कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। आपको बताना है जो नॉन कोऑपरेशन का जो प्रपोजल था गांधी जी ने सितंबर 1920 में रखा था, जिस वजह से बहुत सारे जो कांग्रेस मेंबर थे वो इसे इंटरेस्टेड नहीं थे, इससे कंसर्न थे। सो इसका बेसिक रीजन था दे वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो चाहते थे जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनको ये लगता था मूवमेंट की वजह से वायलेंस बढ़ सकता है। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागपुर सेशन दिसंबर 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. सो फाइनली जो नागपुर सेशन था जो कि बेसिकली दिसंबर 1920 में हुआ था, उस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। सो एनसीएम प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। आपको याद रखना है एनसीएम को कब अडॉप्ट किया गया था, नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920। Next question is explain all the different social groups which join the
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। आपको बताना है जो वेरियस सोशल ग्रुप था जिसने एनसीएम में पार्टिसिपेट किया था। सो इसको हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स, इसके बाद पढ़ेंगे जो कंट्री साइड है, इसका मतलब रूरल एरियाज, और उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनके बारे में। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। आपको याद रखना है टाउन्स में यानी कि शहरों में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से। सो इसमें और क्या क्या किया गया था? सबसे पहले बाइकआउट किया गया था स्कूल एंड कॉलेजेस को। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, स्कूल और कॉलेजेस को, और इसके अलावा हेडमास्टर एंड टीचर्स उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। नाउ नेक्स्ट, बाइकआउट लॉ कोर्ट। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, इसका मतलब वो कोर्ट में नहीं जाते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन। जो काउंसिल इलेक्शन था उसको भी बाइकआउट किया गया था। काउंसिल इलेक्शन वर बाइकआउटेड इन मोस्ट प्रोविंस। आपको याद रखना है सिर्फ मद्रास को छोड़कर हर जगह इसको बाइकआउट किया गया था, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस पार्टी हुआ करती थी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये भी आपको याद रखना है, जस्टिस पार्टी कौन सी पार्टी थी? द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। और उनको ऐसा लगता था कि एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। काउंसिल में एंट्री से उनको कुछ पावर मिल सकती है, डेट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, और जो पावर सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करती थी। सो वो पावर एक्सेस करने के पर्पज से ये जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया। इसके रिगार्डिंग अलग से क्वेश्चन आता है फॉरेन गुड्स के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। जो इकोनॉमिक फ्रंट से हमें बताना है कि जो नॉन कोऑपरेशन का इफेक्ट्स क्या हुआ था। सो इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन वर, फर्स्ट बाइकआउट फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया था। सो फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड। इसके अलावा लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, और जो फॉरेन क्लॉथ है उसको जला दिया गया था। नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट ये हुआ जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो गया। सो द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ, यानी कि आधा हो चुका था बिटवीन 1921 एंड 22। ये वो समय था जब ये एनसीएम मूवमेंट चल रहा था। सो इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। इसका मतलब ये आधी हो चुकी थी। नेक्स्ट, बाइकआउट फॉरेन ट्रेड को भी बाइकआउट किया गया। जो भी इंडिया में मर्चेंट थे या फिर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड्स में फाइनेंस करने से भी उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो भी बूस्ट कर गई। सो एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड, बाइकआउट मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ, मैनी पीपल डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ। बहुत सारे लोगों ने जो विदेशी जो कपड़ा आता था, इम्पोर्टेड कपड़ा हुआ करता था, उसको उन्होंने डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको लोग यूज नहीं करते थे। एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, और इंडियन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जिस वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का जो प्रोडक्शन है काफी इंक्रीज हो चुका था, जिस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिला। नाउ नेक्स्ट, स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन कुछ समय बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें जो स्पीड में गति देखी गई, उसका रीजन क्या था? सबसे पहली बात, जो खादी हुआ करता था काफी एक्सपेंसिव था। सेकंड, नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स उन्होंने भी दोबारा से ज्वाइन बैक कर लिया। नाउ अब हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मूवमेंट इन द कंट्री साइड। इसका मतलब रूरल एरियाज में जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ था। इसको भी 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो मूवमेंट है वो देखेंगे पीजेंट के द्वारा, और सेकंड इसमें देखेंगे जो ट्राइबल पीपल के द्वारा। सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट बाय पीजेंट। पीजेंट के द्वारा जो मूवमेंट किया गया था उसको, इसके लिए हमें देखना होगा अवध में। सो इन अवध पीजेंट वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र।
आपको याद रखना है लीडर का नाम बाबा रामचंद्र, और ये लोकेशन कहाँ की है, अवध, जो कि एक सन्यासी हुआ करते थे, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, जो पहले फिजी में एज एन एंडेंजर्ड लेबर काम किया करते थे। और आपको रीजन याद रखना है, बेसिक रीजन क्या था, हाई रेंट। सबसे पहला जो रीजन था वो था जो रेंट था वो ज्यादा था। सो द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार, और जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार था, एंड द लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट हाई रेंट, जो पीजेंट से हाई रेंट डिमांड कर रहे थे, और इसके अलावा और भी अदर सेसिस या टैक्स वो चार्ज किया करते थे। ये फोटो है बाबा रामचंद्र की, जो कि अवध में मेन रोल प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी जो बेकार था, इसका मतलब पीजेंट हैड टू डू बेकार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स विदाउट एनी पेमेंट, और उनको बिना पेमेंट के ही काम करना पड़ता था। इसके अलावा अनदर प्रॉब्लम इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब जो दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, खेतों पे काम करते हैं। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर being regularly evicted so that they could acquire no right over the lease land। ये भी आपको याद रखना है, जो उनकी जो जमीन थी वो उनसे छीन ली गई थी, और उनको दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता था, और उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं हुआ करता था। नाउ इनकी डिमांड देख लेते हैं, क्या डिमांड थी। सबसे पहले डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करना। सेकंड थी जो बेगार था उसको हटाना, सो अबोलिशन ऑफ बेगार। थर्ड, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड के ही खिलाफ थे, वो चाहते थे इस लैंडलॉर्ड वाले जो सिस्टम है वो उसी को ही बंद कर दिया जाए, और इसके अलावा वो चाहते थे जो लैंड है उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब हम देखते हैं कि वेज ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, यानी इसका विरोध करने का तरीका क्या क्या था इनका। सबसे पहले नाई धोबी बंद किया गया। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत, और इसका मकसद ये था ताकि जो लैंडलॉर्ड्स है उनको डिप्राइव किया जा सके बेसिक जो सर्विसेज थी, जैसे बार्बर्स एंड वॉशरमैन की। सेकंड जो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका था, उसके लिए उन्होंने अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की। बाय अक्टूबर अवध किसान सभा वो सेटअप, और इसके जो मेन हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड द बाबा रामचंद्र। आपको दोनों लीडर का नाम याद रखना है रिगार्डिंग अवध किसान सभा। और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस फिर इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन उसके बाद जो किसान है वो बहुत सारी जगह वायलेंस करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हिल और ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड। अब हम लोग देखेंगे जो ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट किया था वो क्यों किया था। सो इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है जो ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट किया था वो किया था गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट किया था लोगों ने। अब देखते हैं इनकी क्या मेजर प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, उनका जो फॉरेस्ट एरिया था उसको बंद कर दिया था, और उसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिशर का हो चुका था। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग पीपल, लोगों को रोका जाता था फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए। इसके अलावा टू ग्रेज देयर कैटल, यानी कि अपने जानवरों को वो ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते थे। और लास्ट में कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और उनको रोका जाता था कि वो फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते और फॉरेस्ट से फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से ट्राइबल पीपल नाराज हो गए। इसके अलावा नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, उनकी लाइवलीहुड के अलावा उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उसको भी डिनाई किया गया, जिस वजह से भी उनमें गुस्सा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी जो पीजेंट के लिए भी थी, बेगार। व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड, और उनको रोड बिल्डिंग और अदर वर्क के लिए फ्री में काम करवाया जाता था, जिस वजह से जो हिल पीपल ने रिवोल्ट किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उस समय, अलूरी सीताराम राजू। ये इनकी फोटो दे रखी है। अब इनके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। सो ही वॉज क्लेम दैट ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर, और वो क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, उनको ये लगता था कि वो भविष्य के बारे में बता सकते हैं। एंड हील पीपल, और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और उनको बुलेट शॉट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द रिबल प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ
गॉड, और उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते थे लोग। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड थे, और वो लोगों को परसुएड करते थे टू वियर खादी, खादी पहनने के लिए, एंड साथ के साथ गिव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग को छोड़ने के लिए भी वो लोगों को परसुएड करते थे, इसका मतलब लोगों को समझाते थे। बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया could be liberated only by use of force, not non violence। हालांकि वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये लगता था कि इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी बाय द यूज ऑफ फोर्स। फोर्स से इसका मतलब वायलेंस के थ्रू मिल सकती है, नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती। सो राजीव वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, और उसके बाद वो फोक हीरो बन गए। 1924 में इनको मार दिया गया था। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स है, थर्ड पॉइंट प्लांटेशन वर्कर के बारे में। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लांटेशन वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सो जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए गांधी जी का जो स्वराज का जो मीनिंग था अलग हुआ करता था। सो उनके लिए स्वराज का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली, ये याद रखना है, यानी कि उनको घूमने की आज़ादी मिलना ही उनके लिए स्वराज था। प्लांटेशन वर्कर्स, ये बात हो रही है इन आसाम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इसका मतलब बिना परमिशन के यहाँ पर जो भी प्लांटेशन वर्कर काम करते थे वो छोड़कर नहीं जा सकते थे, यानी कि अपने घर नहीं जा सकते थे। ये मेजर प्रॉब्लम थी। सो व्हेन दे हियर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तब थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तब उन्होंने प्लांटेशन यहाँ पर जगह को छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिए, और उनको लगता था गांधी राज वॉज कमिंग, गांधी राज आने वाला है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और उनके गांव में उनको जल्दी ही जमीन मिल जाएगी। बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन यानी अपने गांव नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही ऑन द वे बाय ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, एंड ब्रूटली बीटन अप, और उनको बेरहमी से पीटा गया। और वो जो स्लोगन वो डिमांड कर रहे थे वो था स्वतंत्र भारत। सो हमने ये तीनों के बारे में देख लिया। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।